नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और आज के इस खास शो में आपके लिए लेकर आए हैं जिसकी काफ़ी सारे शिकायतें आ रही थी। कहा जाता है कि कुछ चीज़ें होती है जिसको बताया नहीं जा सकता और कुछ चीज़ों को दिखाया नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज को लेकर हम बात करेंगे। आम आदमी में कई सारी शिकायतें भी हैं, कई लोग आप लोगों में से कमेंट भी किए और मैसेंजर पे भी आप भेजे। तो हमारे साथ डॉक्टर रवि गोडसे सर हैं। डॉक्टर रवि सर, आपका न्यूज़ तक में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज जो हमारे दर्शक हैं उनके शिकायत पर ही ये खास शो लेकर आए हैं कॉन्स्टिपेशन का, कि ये सबसे पहले हम अगर समझा जाए तो ये समस्या होती क्या है। सर, आम भाषा में अगर देखा जाए तो ये समझ में ज़्यादा लोगों को आता नहीं है, बस ऐसा कहते रहते हैं कि कब्ज है कब्ज है। ये कब्ज अगर होता क्या है पहले ये समझ लें। तो कब्ज का डेफिनेशन अलग अलग लोगों में अलग होता है, क्योंकि हर एक आदमी का खुद का पैटर्न होता है। तो ऐसा नहीं कि आपके बगल वाले गोपी चाचा दिन में 2 बार जाते हैं और आप हफ्ते में सिर्फ 3 बार, तो इसलिए आप में कुछ कमी है, ऐसा नहीं है। हर एक आदमी का अपना पैटर्न होता है। कहते हैं कि हफ्ते में 3 बार तो जाना चाहिए कम से कम। हमारा मेडिकल साइंस कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि आप रोज जाए, हफ्ते में 3 बार गए तो ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं है कि वो काम करते समय मेहनत करनी पड़े। कुछ लोगों को लगता है अगर उन्होंने मेहनत नहीं की वो काम करते समय तो इसमें कुछ बराबर नहीं है। ऐसा नहीं है, सॉफ्ट स्टूल्स भी हो सकते हैं। तो अगर आपका जो खुद का पैटर्न है उसमें थोड़ी बदली आती है और आपको ऐसा लगता है कि आप ठीक तरह से गए नहीं, वो जो फीलिंग होती है उसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कल्पना करो कि आपने किसी आदमी ने अच्छा खाना नहीं खाया है, फाइबर कम खाया है, उसका पेट थोड़ा भारी हो गया है और उसको कॉन्स्टिपेशन हुआ है। और दूसरा आदमी है, उसको दुर्भाग्यता से कोलन कैंसर है और कोलन कैंसर के वजह से वो जो मांस है वो बढ़ रहा है और वो स्टूल को, वो जो मल है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उसमें रुकावट डाल रहा है। उसके वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है ना। तो लोगों को पता कैसे चले कि कौन सा कॉन्स्टिपेशन हल्के में ले ले, घर पे ठीक कर ले, और कौन सा कॉन्स्टिपेशन सीरियस है, गंभीर है। तो वो कहते हैं कि जो कॉन्स्टिपेशन अचानक से आता है, मतलब पहले नहीं था और अचानक से एक दिन उठे और आपको सडनली बहुत कॉन्स्टिपेशन हो गया, और उस टाइम अगर आपकी उम्र 45 से ज्यादा है, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलन कैंसर है, अगर आपका वजन कम होता है, उसके साथ आपकी भूख बहुत कम हुई है, अगर मल के साथ खून जा रहा है, या आपके जो मल विसर्जन के, बावल मूवमेंट के जो पैटर्न थे वो कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं, या जिस टाइप का मल आता है वो भी इंपॉर्टेंट है समझना, वो चेंज हो गया है। देखो टिपिकली, और हम इसके बारे में बात करने में शर्माते क्यों है पता नहीं, सेक्स और ये ऐसे थोड़ा प्राइवेट समझते हैं, ये ऐसा नॉर्मल डेली रूटीन है ना। तो स्टूल का साइज जनरली लोगों का ऐसा होता है। तो कभी कभी पेंसिल जैसा स्टूल होता है, मतलब एकदम थिन, तो वो कोलन में अगर मांस हुआ तो वो स्टूल को जाने नहीं देता आगे, तो ऐसा पेंसिल जैसा निकलता है। तो अगर वो आता है हमेशा, तो ऐसा कुछ अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। अगर ये सब अलार्म वाली चीजें है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कोलोनोस्कोपी सोचनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा थोड़ा मामूली कॉन्स्टिपेशन है, अगर ऐसा लगता है कि आप गए नहीं हो ठीक से, तो आप कुछ चीजें घर पे कर सकते हो, या आप कुछ दवा की भी सोच सकते हो। एज अ डॉक्टर मेरा ये कहना है कि नींद आने के लिए या कम करने के लिए, भूख लगने के लिए या कम करने के लिए, या कब्ज कम करने के लिए कोई दवा लेनी नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कब्ज के लिए दवा ले लोगे उससे आपको सर दर्द हो जाएगा, सर दर्द की दवा ले लो उससे आपको ये हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगा, एंजाइटी की दवा ले लो, अपने 5-10 शो निकल जाएंगे इसमें, जो लोग दवा सिर्फ ऐसे ही खाते हैं। तो दवा जितनी कम खाए उतना अच्छा है। आप ये कॉन्स्टिपेशन को नेचुरली डील कर सकते हो। और ये ना, इसको हम, अगर ये हल्का सिम्टम भी है तो इसे हल्के में ना ले लें, क्योंकि वो लोगों के दिमाग में रहता है
कि काफी सारे लोगों का ये होता है कि उसके ऊपर पूरा निर्भर होता है उनका, कि आज ठीक तरह से पेट साफ नहीं हुआ तो उनका फिर पूरा दिन उसमें चला जाता है, तो उसी कि काफी सारे लोग ये कब्ज के चपेटे में होते हैं कि आज मुझे ये नहीं हुआ, आज मुझे वो नहीं हुआ। तो आज ये समझ लेते हैं कि आप क्या कर सकते हो। एक मेडिकल सीरियस हो सकती है, या तो सिर्फ बावल मोशन की जो पैटर्न है उसमें चेंज बदलाव हो सकता है। सीरियस क्या हो सकता है, अगर मल्टीपल माइलोमा के साथ हाइपर कैल्सेमिया है, कैल्शियम से आपको डिहाइड्रेशन होता है, उसके वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कोलन कैंसर में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, और कोई कैंसर है, कोई बीमारी है उससे, तो वो तो अलग कॉन्स्टिपेशन की वो डॉक्टर के पास जाके वो टेस्ट करके देखना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है कि आपके डाइट में जो मामूली वाला कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, कभी कभी आपके डाइट के पैटर्न में चेंज होता है, हैबिट्स में चेंज होता है, उसके वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, वो भी वजह हो सकती है। और एक बीमारी है, मतलब देखो, अगर किसी को पेट में दर्द है कॉन्स्टिपेशन के साथ तो थोड़ा अलग मामला है ना, तो दर्द क्या है देखना पड़ेगा। तो क्या हो सकता है, कभी कैंसर हो सकता है, बहुत रेयरली, कभी इन्फ्लेमेटरी बावल डिसीज जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स कहते हैं, वो इंडिया में इतना नहीं है। और तीसरा है जिसे इरिटेबल बावल सिंड्रोम बोलते हैं। तो इरिटेबल बावल सिंड्रोम का मतलब है कि आपकी जो यंत्रणा है वो ठीक नहीं है, कभी उसमें कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी डायरिया होता है, कभी सिर्फ कॉन्स्टिपेशन, कभी सिर्फ। तो इरिटेबल बावल सिंड्रोम का मतलब क्या हो जानते हो? मैं इतनी गंभीरता से नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा मजाक कर रहा हूँ, लेकिन जब डॉक्टर लोग हम लोग नाम देते हैं ना कि chronic fatigue syndrome, disease of unknown origin, irritable bowel syndrome, इसका मतलब हमको घंटा पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन शर्मिंदगी आती है ये कहने में कि हमको पता नहीं है, तो इसलिए उसको कुछ नाम ठोक देते हैं जो ऐसा एकदम सेक्सी लगता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि हमको पता नहीं क्या हो रहा है। तो इसका कॉन्स्टिपेशन का दवा वगैरह सोचने के पहले आप कुछ छोटी चीजें कर सकते हैं जिससे आपको फायदा हो कॉन्स्टिपेशन के लिए। पहला एक होता है ना कि एक काम प्यार से होता है, उसमें जबरदस्ती नहीं होती। तो ऐसे नहीं है कि आपको शो रिकॉर्ड करना है कि उसके पहले चलो मैं बावल मूवमेंट कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो सिग्नल आता है जब स्टूल का, मल का एक परसेंटेज सर्टेन अमाउंट रेक्टम में हो जाता है, तो रेक्टम को डिस्टेंड करता है, विस्तारित करता है, और फिर वो ब्रेन को सिग्नल जाता है। वो अगर ब्रेन को सिग्नल जाता है तब वही बेस्ट टाइम है बावल मूवमेंट का, कि जब आपको सिग्नल आया है तो वो सिग्नल के मुताबिक आप ये एडजस्ट करें कि बावल मूवमेंट कब करना है। ऐसा नहीं कि आपका स्केड्यूल खुद का अलग है बनाया, आपका आज मीटिंग है, वो मीटिंग है। अरे भगवान ने इतने प्यार से और इतने मेहनत से, इतने लगन से ये बॉडी बनाई है, तो जो भगवान के सिग्नल आते हैं तो उसके साथ खिलवाड़ मत करो यार। मतलब अगर आपको लगता है कि तो जब सिग्नल आए तब जाए तो अच्छा है, दैट इज बेस्ट। जो सिग्नल के लिए रुकिए, उसके साथ फोर्स ना करें। दूसरा बात है कि कुछ लोगों को कहते हैं कि पहले कहते थे कि सिगरेट नहीं पी तो प्रेशर नहीं आता, वो बिल्कुल गलत है। मतलब हो सकता है ऐसा निकोटिन डिपेंडेंट लोगों में, लेकिन निकोटिन तो इतना खराब है तो उसको जो भी हो उसे छोड़ना चाहिए। कभी कभी सुबह कॉफी पीने से या चाय पीने से थोड़ी मदद होती है, क्योंकि वो थोड़ी जनरली हॉट होती है ना, तो हॉट वाटर से बावल थोड़ा स्टिमुलेट भी होता है। और हॉट वाटर से ये भी होता है कि कहते हैं कि अगर आप डिहाइड्रेटेड हो तो स्टूल हार्ड होता है, और स्टूल हार्ड है तो पास करने में मुश्किल होती है। तो लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि सब लोग उठ के पानी पीने लगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सूजन है, कुछ प्रॉब्लम है, राइट, तो वो लोग ज्यादा पानी नहीं पी सकते ना, राइट। तो लेकिन जनरली डिहाइड्रेशन है तो कॉन्स्टिपेशन खराब हो सकता है। और दूसरा क्या होता है ना कि जनरली आपका सुबह 8 बजे आपको पता है, या सुबह 7 बजे या शाम को 4 बजे, ये जरूरी नहीं है कि सुबह ही काम हो, राइट। तो अपने लोग कहते हैं कि सुबह के साथ सारे काम कर लिए, ऐसा जरूरी नहीं है सुबह हो,
शाम को हो सकता है, इवनिंग को हो सकता है। तो आपको पता है कि आपको 8 बजे रात को सिग्नल आता है, तो वो टाइम पे बड़ा मीटिंग मत शेड्यूल करो कि आपको पता है आपको सिग्नल आने वाला है, फिर सिग्नल आने के बाद भाग दन्नो क्यों जरूरी है? आप आपका डे ही ऐसा एडजस्ट करो ना कि इसके साथ जितना आराम से हो सके हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जिसको हम लोग फाइबर बोलते हैं, जिसको बल्क फॉर्मिंग कहते हैं, कि अगर आपका स्टूल का बल्क बढ़ गया, आपका स्टूल का मास बढ़ गया, तो उसको पास करने में आसानी होती है। तो ये फाइबर क्या होता है, मतलब वो दवा से भी खा सकते हैं। अमेरिका का दवा है मेटाम्यूसिल करके, तो जो फाइबर कहते हैं, आपको खाना है तो हम बड़ी प्यार से बेचेंगे आपको, बहुत महंगा आता है, इंडिया में भी है मेटाम्यूसिल, जिसको हम लोग फाइबर बोलते हैं। लेकिन वो जरूरी नहीं है कि फाइबर आप किसी बिग फार्मा के बनाए हुए डिब्बी या बॉटल या शीशी से ले ले। ये फाइबर होता है, वो इसमें भी होता है, फलों में होता है, वेजिटेबल्स में होता है, सैलड में होता है, तो उसके साथ आप फाइबर ले सकते हो। वो फाइबर के दो प्रकार होते हैं, एक को बोलते हैं सोल्यूबल फाइबर और दूसरा इनसोल्यूबल फाइबर, जो थोड़ा वो पानी में मिक्स नहीं होता, उसका थोड़ा बल्क ज्यादा होता है। तो जिसको ब्रांड कहते हैं ना, जैसे वो महंगे महंगे वाले हमारे सीरियल्स आते हैं अमेरिका के, व्हीट ब्रांड वगैरह, बहुत महंगा है, मस्त है, लेकिन वो जिसको हम मराठी में उसको कोंडा बोलते हैं, व्हीट का, गेहूं का। अमरूद वगैरह इसमें, पपीता, जिसको हाँ, मतलब जो फल होते हैं वो फल हमेशा अच्छे होते हैं, राइट। और ये बाकी जो वीडियो होते हैं ना, ये करो, ये एक काम करो, आपको जिंदगी में कभी कब्ज नहीं हो पाएगा, अरे उनको कैसे पता, अगर आपको कुछ सीरियस बीमारी है तो ऐसा, मतलब सबका अलग अलग है। तो आप ये करो कि मेक श्योर कि आप डिहाइड्रेटेड नहीं हो। एक अगर हॉट वाटर से थोड़ा फायदा होता है, सुबह एक प्याली चाय की या कॉफी की पी ली तो उससे भी फायदा हो सकता है। वो सिग्नल पे ध्यान दे दो, वो उसके ऊपर ज्यादा फोकस मत करो दिमाग के, आज में गया नहीं। वैसे कहते हैं वो आपका खुद का पैटर्न है, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 3 बार गए, मतलब एवरी अदर डे गए तो भी ठीक है हमारे साइंस के मुताबिक। और आपका बल्क जो है, वो जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाना हर बीमारी के लिए अच्छा है, वजन कम करने के लिए अच्छा है, फाइबर के लिए अच्छा है, कब्ज के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, डायबिटीज के लिए अच्छा है। बल्क फॉर्मिंग की तो बात कर ली। दूसरा है जिसको बोलते हैं ऑस्मोटिक। ऑस्मोटिक का मतलब है, जैसा हमने डायबिटीज के शो में बात की ना, कि शुगर है वो हाइग्रोस्कोपिक है, वो पानी को खींच लेता है, जैसे मार्शमेलोज होते हैं, बतासे होते हैं, तो शुगर पानी को खींच लेता है, डिहाइड्रेट करता है, इसलिए पेशाब ज्यादा होती है। वैसा अगर आपके पेट में कुछ है शुगर जैसा, जो पानी को खींच लेगा, तो स्टूल का साइज बड़ा करेगा, उसको सॉफ्ट करेगा पानी के वजह से, और उसको पास होने में आसानी हो जाएगी। तो उसको कहते हैं ऑस्मोटिक मेडिकेशन। अगर ये भी नहीं चला तो सबसे पहले करना चाहिए नेचुरली नहीं हुआ तो फाइबर इंक्रीज करके देखो, फाइबर इंक्रीज करके नहीं हुआ तो ऑस्मोटिक ट्राई कर सकते हो, और वो भी नहीं हुआ तो हम लोग स्टिम्युलेंट देते हैं, जिसका मतलब है कि आपकी जो बॉडी की सिस्टम है, जो सिग्नलिंग होता है, उसका वायरिंग होता है, जो ब्रेन से आके यहाँ तक आता है, वो वायरिंग को आप स्टिम्युलेट करें आर्टिफिशियली, कृत्रिम तरह से आप उसको स्टिम्युलेट करें। जैसा वो इंडिया में होता था ना, कैस्टर ऑयल लेते थे, पता है आपको, एरंडेल। नहीं वो 20-30 साल पहले इंडिया में बहुत फैशन था उसका। अच्छा। तो वो महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार कैस्टर ऑयल पीते थे लोग, एरंडेल। तो उसके वजह से कहते एकदम पेट एकदम साफ होता था, लेकिन ये वो गलत है, क्योंकि वो स्टिमुलेंट है, वो स्टिमुलेशन नहीं करना चाहिए। ये जो उसका स्टिमुलेशन है वो नेचुरल होना चाहिए, वो भगवान से आना चाहिए। वो उसके साथ हम स्टिमुलेट करने की कोशिश ना करें, कि हम उसके जैसा ही काम करने की कोशिश ना करें। लेकिन वो जो आपको अस्पताल में दवा मिलती है, जिसको कहते हैं सेना, SENNA, राइट, वो है वो स्टिमुलेंट है। अगर वो कैस्टर ऑयल देखा गया तो वो स्टिमुलेंट है। तो ऐसी एक स्टिमुलेंट दवाएं है जो
आपके बॉडी को स्टिमुलेट करती है। और अभी अमेरिका में काफी महंगे ब्रांड वाले दवाई आए हैं, मैं जिनके आपको नाम भी नहीं बोलूंगा। वो कहते हैं कि वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मतलब ये है कि आपका जो सिग्नलिंग का काम है वो ठीक नहीं है, या तो बहुत है या तो कम है, या तो वो शिफ्ट होता है, कभी कम होता है, कभी गलत होता है, कभी ज्यादा होता है। तो इसके लिए वो ब्रांडेड मेडिकेशन है जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मेडिकेशन कहते हैं, वो बहुत चलते हैं अभी यूएस में, लेकिन वो महंगे होते हैं। और जैसा मैंने कहा, जितना आप केमिकल कम खाओ उतना अच्छा है आपके लिए। सर ये इस समय जो जिक्र हुआ था वो ये एक बार कि आपने बोला कि कॉन्स्टिपेशन के तो नुकसान भी होंगे, अगर आप मल त्यागते हैं, अगर आपको आ गया और फिर आप रोक लेते हैं तो फिर क्या इससे ऐसे नुकसान भी हो सकता है क्या? मतलब नुकसान मतलब हो सकता है कि वो परफेक्ट टाइम है जब आपको सिग्नल आया गया तब जाने का। अगर आपने वो टाइम नहीं गए तो वो मल जो रेक्टम में बैठा है उससे पानी शोष लेगा बॉडी, तो उसके वजह से वो हार्ड हो जाएगा। फिर वो हार्ड होने की वजह से जब आप पास करोगे तब मुश्किल होगी, तब शायद प्रेशर आ सकता है, एनल फिशर हो सकता है, हीमोरॉइड हो सकता है। और हम लोग ये बातें करते हैं कि मुझे इतना कभी कभी गुस्सा होता है, इतना अचरज होता है कि हम पूरा सब अमेरिका से लेते हैं। ये दवाइयों का पैटर्न, ये ब्रांड, ये वो कॉन्स्टिपेशन की दवाई खाऊंगा तो भी अमेरिका वाली। अभी आपने पूर्वजों की बात की, वो टाइम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम था, ये ठीक है। जिसको लेकिन टॉयलेट कहते हैं, वो टॉयलेट को बैठते कैसे? तो वेस्टर्न में सब लोग, अमेरिका ब्रिटेन में सब लोग कमोड पे बैठते हैं। अभी आपने देखा तो इंडिया के भी बहुत सारे मिडिल क्लास कमोड पे ही जाता है। वो जैसा पहला अपना स्क्वाटिंग वाला टॉयलेट होता है वो नहीं होता। अभी कल्पना करो कि आपको हर्निया की दिक्कत हो सकती है। हर्निया कब होता है? जब आप बहुत प्रेशर देते हो, और वो बहुत प्रेशर देते हो स्टूल पास करने के लिए, तो वो प्रेशर बावल पे आके वो बावल कहीं से बाहर निकालता है, उसे हर्निया कहते हैं। तो हम लोग बैठते हैं स्क्वाट करके इंडियन साइंस के मुताबिक। सो जो पूरा हर्निया का रिंग्स है, जब हम प्रेशर देते हैं तो जब हर्निया का रिंग्स है वो सब ऑक्लूडेड होता है, जिस तरह से हम बैठते हैं उसकी तरह से। लेकिन वो टाइम पे जब हमारे पूर्वजों ने ये सोचा था, तब उम्र, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी ना, तो नी आर्थराइटिस के ज्यादा केसेस उनको पता नहीं थे। नी आर्थराइटिस जो उम्र के साथ होता है, तो अगर कोई 70-80 साल का है जिसे थोड़ा नी का आर्थराइटिस है, तो उनको ऐसा स्क्वाट करके बैठने में दिक्कत होगी, तो उसके लिए कमोड अच्छा है। तो ऐसा नहीं कि वेस्टर्न साइंस सब गलत है, लेकिन हमारे लोग भी बहुत महान थे कि जो हमारी सोच थी, हर जगह पे जिस सोच के साथ हम काम करते थे। तो सर एक चीज़ और था इसमें, जो जैसे मैं अभी पढ़ रहा था तो ये था कि इसमें दो प्रकार के होते हैं क्या? कॉन्स्टिपेशंस होते हैं, सीरियस कॉन्स्टिपेशंस भी माने जाते हैं, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशंस भी होते हैं। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है कि सीरियस और क्रोनिक मतलब क्या होता है? एक्यूट और क्रोनिक किसी भी इसमें ऐसा हार्ड और फास्ट तो डेफिनेशन है नहीं, लेकिन जो 3 या 6 हफ्ते से ज्यादा चलता है उसको हम क्रोनिक कहते हैं, और जो सडनली आ गया, जो 3 हफ्ते से कम रुकता है, उसको हम एक्यूट कहते हैं। और जैसा हमने कहा ना, अलार्म सिग्नल में अगर आपको सडनली कॉन्स्टिपेशन होता है और पहले नहीं था, और बहुत ही गाढ़ा और बहुत गहरा कॉन्स्टिपेशन है, तो कुछ सोचने वाली बात है। लेकिन ऐसा आपका बीच बीच में होता है तो इतनी डरने वाली बात नहीं, आप इसको हल्के में ले सकते हो। और दोनों, एक चीज जो छूट रहे थे शायद, ये पुरुष और महिला दोनों में हो सकता है, और दोनों में समान होते हैं या फिर कुछ डिफरेंस होता है? नहीं, फीमेल में थोड़े अलग होते हैं ना, क्योंकि अगर वो यंग है तो उनका मंथली पीरियड के साथ भी ये होता है, वो हार्मोन भी थोड़े अलग होते हैं, उनका बॉडी फैट कंटेंट भी अलग होता है, तो थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। और कुछ जो बीमारी है वो मर्दों में ज्यादा होती है, जो सीरियस वाली बीमारी है वो, लेकिन ऐसा बाकी उतना कुछ फर्क नहीं है।
अच्छा, इस दोनों में से। और एक चीज़ और था सर कि कह रहा था कि क्या कॉन्स्टिपेशन से इन्फेक्शन का कोई डर होता है क्या, ऐसा कुछ जब मैं पढ़ रहा था तो, कि या क्या इसका परमानेंट इलाज है कुछ? अगर कॉन्स्टिपेशन हाथ के बाहर चला गया तो इम्पैक्शन भी हो सकता है ना, राइट। और अगर इम्पैक्शन हो रहा है इसका मतलब शायद कोई कोई रुकावट तो नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, मास तो नहीं है, वो देखना पड़ता है। तो टिपिकली नॉर्मल लोगों में इम्पैक्शन नहीं होता कि जिसको सर्जिकली निकालना पड़े, और बहुत कॉन्स्टिपेशन हुआ तो उसके वजह से बावल के जो वॉल है उसके ऊपर प्रेशर आ सकता है, उधर अल्सरेशन हो सकता है, उधर प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये सब चीजें भी हो सकती है। अच्छा, और ये कोई इसका परमानेंट कोई इलाज है? जैसे कि एक ने मुझे, जब मैं अभी शो रिकॉर्ड करने से पहले मैं एक से पूछ रहा था, तो उन्होंने बोला कि ये पुराने भी होते हैं और हम कई सालों से हम ट्राई कर रहे हैं कि हम मेडिसिन भी ले चुके हैं और उसके बाद भी हम मतलब हम फेस ने हर 2 दिन ठीक रहते हैं, 4 दिन सही फील नहीं होता कि देखो, अगर सालों से चल रहा है तो लगता है सीरियस नहीं है ना। अगर सालों से चल रहा है, अगर कोलन कैंसर या कुछ होता तो आपको पता चलता अब तक। अगर सालों से चल रहा है, इस चीज का इलाज क्या करोगे? मतलब आपको ऐसी वो चीज है ही नहीं कि जिसका आप वो इलाज करो। सोचना छोड़ दो उसके बारे में, ठीक हो जाएगा। जब ज्यादा सोचते भी नहीं है कि आज नहीं गया हो, वो जो प्रेशर आता है ना, वो प्रेशर, वो एंजाइटी की वजह से काफी दिक्कत आ सकती है। तो आप वो एंजाइटी कम कर ले तो भी अच्छा है। सर, मैं जब अभी कुछ चीज़ें पढ़ रहा था तो इसमें मुझे जो आपके गूगल बाबा हैं उस पर पता चला कि अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसके नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि पेट भारीपन होना, जैसे कि आपने बताया है, जलन होना और भूख न लगना, उल्टी जैसा होना, या फिर छाती में चेस्ट पेन जिसको कहते हैं, चेस्ट में जलने जैसा फील होना। तो ये सब चीज़ें आपको लग रहा है कि ये ऐसा हो रहा हो या फिर कुछ पेशेंट ऐसा आपके पास? देखो, अगर भूख कम लग रही है और उल्टी की भावना हो रही है तो ये तो सीरियस सिम्टम हो गया ना, क्योंकि हम जो खाते हैं वो स्टमक में डाइजेस्ट होता है, फिर स्मॉल बावल में जाता है, उसमें बॉडी जो इम्पोर्टेंट चीजें है वो निकाल लेती है, उसका मल बनता है, फिर वो कोलन में जाके रेक्टम में जाता है। अगर आपके रेक्टम का मल इतना आगे है, बावल की लंबाई तो 6 फीट से ज्यादा होती है, तो 6 फीट के ट्यूब में आगे अगर थोड़ा मल है और उसका इफेक्ट इतना हो रहा है कि आपको उल्टी की भावना हो रही है, तो ये थोड़ा सीरियस है ना। तो ये फिर सीरियस सिम्टम है, तो देखना पड़ेगा कि तो क्या है। लेकिन आप जैसे कह रहे थे, आप पढ़ रहे थे, ज्यादा पढ़ो मत इसका, ये नैसर्गिक है, इसे नैसर्गिक तरह होने दो, ज्यादा गूगल मत मारो कॉन्स्टिपेशन का। एक ने मुझे ये भेजा था कि क्या इसकी वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स हो सकता है, बवासीर जिसको कहते हैं, ये सब ये भी होता है क्या? कि अगर स्ट्रेन किया बहुत तो हिमोरॉइड हो सकता है इसके बारे में। तो आप 1000 साल पहले एक बहुत ही सयाना सर्जन था इंग्लैंड में, उसने कहा था कि गरीब लोग उसे बवासीर बोलते हैं, अमीर लोग उसे हिमोरॉइड बोलते हैं, फर्क क्या पड़ता है, डॉक्टर लोग सिर्फ बस उसे ट्रीट करे। ये बहुत ही अच्छा कोट है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें कॉन्स्टिपेशन की जो शिकायत थी, आप लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, कुछ पर्सनल मैसेंजर पे भी भेज देते हैं, तो इस वजह से हमने ये टॉपिक्स लाया। और हमने जैसा कि शुरू में ही कहा कि कुछ चीज़ें दिखता है, कुछ चीज़ पे हम बात करते हैं, कुछ चीज़ों पे नहीं कर पाते। तो आप लोग खुल के या तो डॉक्टर के पास बताते होंगे या फिर आप यूट्यूब पे सर्च मारते हैं, और उसी सब चीज़ों से हमें पता चला कि आपके कॉन्स्टिपेशन की और जो आपके सवाल थे वो हमने जितने भी थे वो हमने आपके डॉक्टर रवि गुडसे सर से पूछा और आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश की। आप जो मेडिसिन बताया गया है उसे सावधानी पूर्वक अगर लेना चाहें तो बिना डॉक्टर के सजेशंस के आप बिल्कुल ना लें आप, क्योंकि हर किसी का अलग अलग है। जैसे रवि सर ने भी बताया कि ये जो प्रक्रिया है ये सबकी अलग अलग होती है, कॉन्स्टिपेशंस की भी। और आपको ये एपिसोड कैसा लग रहा है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और हमारे साथ और डॉक्टर रवि गुडसे सर के साथ जुड़े रहिएगा हर रविवार 11 बजे सिर्फ न्यूज़ तक पर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।